मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, गवर्नमेंट डीवी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। आज मैं आपसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत पर चर्चा करने जा रहा हूं। पिछली कक्षाओं में हमने प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत पर चर्चा की थी और उन विद्वानों के विचार का हमने मुंहतोड़ जवाब दिया था जिन्होंने ये कहा था कि प्राचीन भारत के लोगों को ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव रहा। इतिहास को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारी सामग्री थी, चाहे वह साहित्यिक सामग्री हो, चाहे वह ऐतिहासिक सामग्री हो। साहित्यिक सामग्री में हमने ये भी देखा था कि धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, साथ ही साथ विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक सामग्री के आधार पर हमने प्राचीन भारत के इतिहास को अच्छी तरह से जानने का प्रयास किया था। यद्यपि हम उसके विचारों का मानते हैं कि जैसे आज के परिवेश में, आज की परिस्थिति में जो इतिहास लेखन हो रहा है वैसा प्राचीन भारत में नहीं था, लेकिन मध्यकालीन भारत में हमको ऐतिहासिक लेखन की पूर्णता देखने को मिलता है। इस काल में ऐतिहासिक लेखन विभिन्न ग्रंथों में हमको देखने को मिलता है जो तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य घटनाओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है। आपको पता है ना, भारत के इतिहास का विभाजन हम 3 कालखंडों में किए हैं। प्राचीन भारत जो प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक के माना जाता है। दूसरा जिसे हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं और 1206 भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना से लेकर 1761 ईस्वी तक की मानी जाती है, पानीपत के तृतीय युद्ध तक। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना से लेकर 1950 ईस्वी तक का इतिहास आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। तो प्राचीन भारत आपने बीए प्रथम वर्ष में पढ़ा। अब द्वितीय वर्ष में आप भारत के मध्यकालीन इतिहास को जानने के प्रयास करेंगे और हमारे पास मध्यकालीन इतिहास को जानने के अनेक स्रोत हैं। तत्कालीन समय में लिखा गया ग्रंथ, आत्मकथाएं, आदेश, फरमान, पत्र, ये सभी उस काल के इतिहास को जानने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक सामग्री, स्मारक, किले, चित्रकला, ये सभी उस काल के इतिहास को जानने में हमें महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। किसी समय का इतिहास उस समय का प्रमाणित दस्तावेज होता है। अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की गई थी। एक चीज यहाँ जरूर ध्यान में रखना है कि सल्तनत काल में जो भी इतिहास लेखन हुआ उसकी भाषा फारसी थी। किसी समय का प्रमाणिक इतिहास उस अतीत की निष्पक्ष अभिव्यक्ति होती है। इतिहास में सत्य का साक्षात्कार होता है। तर्क की कसौटी पर जो भी घटनाएं नहीं खरी उतरती वह इतिहास एक मिथ्या हो जाती है, एक किंवदंती हो जाती है, वह काल्पनिक हो जाता है। इसलिए इतिहास के लिए सबसे प्रथम आवश्यक तत्व है उसकी सत्यता। सत्य जहां भी हो, आज भी हो, वो सत्य होगी। कल भी यदि हम उस सत्य को कसौटी पर कसने का प्रयास करें तो वह सत्य ही होगी। इसलिए इतिहास सत्य है, ना कम ना ज्यादा। मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे सामग्री है, लेकिन इसका अध्ययन बड़ी सजगता पूर्ण करना आवश्यक है। इस काल के लेखकों का, इस काल के रचनाकारों का दृष्टिकोण जानना आवश्यक है। क्योंकि उन्होंने किस दृष्टिकोण से इतिहास लेखन कार्य किया। क्योंकि इस समय इस्लाम की सत्ता थी, इससे पहले भारत में हिंदुओं की सत्ता थी, तो निश्चित रूप से इस्लाम और हिंदुओं के मध्य जो विचारधारा थी उसमें अंतर आना स्वाभाविक था। कुछ इतिहास यहाँ पर धर्म प्रधान था, धर्म को आधार मान के इतिहास लेखन का कार्य किया गया था। इतिहास लेखन में इस काल के इतिहासकारों को राजकीय संरक्षण भी मिला हुआ था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतिहास लेखन मध्यकाल में अच्छी तरह से हुआ। तो सबसे पहले हम साहित्यिक ग्रंथों की चर्चा करेंगे जिससे हमको मध्यकाल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला हम देखते हैं तबकात ए नासरी। इसके लेखक थे मिन्हाज उस सिराज। मिन्हाज उस सिराज ने कुबाचा से लेकर इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों
तक की घटनाओं का वर्णन किया है। यह ग्रंथ 23 तबकों अर्थात अध्यायों में विभाजित है, जिसमें इल्तुतमिश के बारे में विस्तृत विवरण हमको देखने को मिलता है। उलुग खां, जो आगे चलकर बलबन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसके काल के इतिहास, उनके राजत्व सिद्धांत, इन सब के बारे में हमको जानकारी तबकात ए नासरी से मिलती है। इसके अतिरिक्त दरबारियों के चरित्र, किस प्रकार से ये दरबारी, ये अमीर षड्यंत्र करते थे, इसकी भी जानकारी हमको तबकात ए नासरी से प्राप्त होती है। क्योंकि हम देखते हैं सल्तनत काल पूरी तरह से षड्यंत्र का काल था। एक राजा दूसरे या एक राजकुमार या एक दरबारी अपने सुल्तान के प्रति किस प्रकार से षड्यंत्र में लगे रहते थे। तबकात ए नासरी से हमको तत्कालीन विद्या धर्म के भी बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। हिंदुओं के प्रति विद्वेष की भावना, ये भी इस बातें हमको इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। उच्च वर्ग के तुर्कों को समस्त अधिकार दिया गया था, इस बात की भी जानकारी हमको इस ग्रंथ से मिलती है। इसकी भाषा सरल है। इल्तुतमिश से लेकर नासिरुद्दीन महमूद के 15 वर्षों तक के शासनकाल की जानकारी हमको मिनहाज उस सिराज द्वारा रची गई ग्रंथ तबकात ए नासरी से मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है ताजुल मासिर। इसके लेखक हैं हसन निजामी, और हसन निजामी के ग्रंथ से हमको गौरी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इन सब के अभियान के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, आप सबको पता है। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके प्रमुख सेनापति है। ये सारी बातों की जानकारी हमको हसन निजामी के ग्रंथ ताजुल मासिर से मिलता है। इसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको समझना सरल नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ तारीख ए फिरोज शाही है, और इसके रचनाकार है जियाउद्दीन बरनी। बरनी तो इतिहासकार था ही। बरनी ने तत्कालीन समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है। खलजी और तुगलक वंश के इतिहास को जानने में यह महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है, क्योंकि जियाउद्दीन बरनी दरबार में उच्च पद पर कार्य किया था, इसलिए घटनाओं के प्रति उनको विशेष जानकारी थी। मोहम्मद तुगलक के ये कालांतर में परामर्शदाता भी रहे। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों का वर्णन जियाउद्दीन बरनी ने अच्छी तरह से किया है। यद्यपि यह लेखन धार्मिक दृष्टि से किया गया है, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं दोष देखने को मिलता है। घटनाओं का वर्णन भी जियाउद्दीन बरनी ने संक्षेप में किया है, लेकिन एक चीज का हमको देखने को मिलता है कि तिथि का उल्लेख उन्होंने किया है। इसी प्रकार से उसका दूसरा ग्रंथ था फतवा ए जहादारी। उच्च वर्ग का ये पथ प्रदर्शन करता है ये ग्रंथ। इसमें बादशाहों के गुणों का भी वर्णन है कि एक बादशाह को कैसा होना चाहिए, राजा की सुरक्षा के प्रति, सुल्तान की सुरक्षा के प्रति कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, गुप्तचर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी हमको फतवा ए जहादारी से मिलती है। शरीयत का पालन शासक कर रहा है या नहीं, इसके बारे में जानकारी हमको मिलती है। इस्लाम की उन्नति, न्याय, सेना, काफिरों के विनाश के बारे में भी जानकारी हमको फतवा ए जहादारी, जिसकी रचनाकार जियाउद्दीन बरनी है, उससे मिलता है। आगे हम देखते हैं अमीर खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो सल्तनत कालीन इतिहास में तो एक ऐसा रचनाकार है, एक ऐसे कवि है जिनसे हमको तत्कालीन समय के ऐतिहासिक सामग्री की पुष्टता मिलती है। इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक के शासकों के बारे में हमको अमीर खुसरो की रचनाओं से जानकारी प्राप्त होती है। सुल्तानों के शासन में ये उच्च पद पर कार्यरत रहे, इसलिए घटनाओं को इन्होंने नजदीक से देखा, और इसलिए इनकी लेखनी में विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ये सूफी संत के काफी करीब थे, और सूफी संत का हृदय अत्यंत सरल और स्वच्छ माना जाता है। तो इन्होंने जो देखा उसी को लिखा। ये निजामुद्दीन औलिया जी के काफी संपर्क में रहे। हमने पहले कहा
कि मूलतः ये कवि थे, किंतु इनके लेखन में ऐतिहासिक पुष्टता हमको देखने को मिलती है। 1289 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक की घटनाओं की जानकारी हमको अमीर खुसरो की रचनाओं से प्राप्त होती है। इनके जो ग्रंथ है खजाइब उल फुतूह, इसमें अलाउद्दीन के सिंहासन रोहन से दक्षिण विजय जो महत्वपूर्ण रहा अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि वो दक्षिण के बारे में कहता है कि दक्षिण दूध देने वाली गाय है। दक्षिण को खूब लूटा। इससे पहले कोई भी इस्लामी शासक दक्षिण को लूटा नहीं था। दक्षिण इस समय वास्तव में सोने की चिड़िया बनी हुई थी। अभी भी दक्षिण के मंदिरों को उन्होंने खूब लूटा, यहाँ के राजकोष को खूब लूटा। मंगोल अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो मंगोल अभियान हुआ था, मंगोल एक बर्बर जाति थी, इसकी भी जानकारी हमको खजाइब उल फुतूह से मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए प्रशासकीय सुधार, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए प्रशासकीय सुधारों के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई तिथि और घटना अत्यधिक विश्वसनीय मानी जाती है। दूसरा उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ था मिफ़्तहुल फतूह। इसमें जलालुद्दीन खिलजी के विजय अभियान का वर्णन किया गया है। तीसरा ग्रंथ था उसका तुहफ़तुस सिगार। इसमें बलबन की प्रशंसा में कविताएं लिखी गई है। और इसी प्रकार से उसका एक और अन्य ग्रंथ था वस्तुल हयात, जिसमें निजामुद्दीन औलिया, बलबन, कैकुबाद आदि के बारे में वर्णन हमको देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो की तो और बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसका हमको उल्लेख करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तारिक ए फिरोज शाही और इसके रचनाकार रहे हैं शम्स ए सिराज अफीफ। ये ग्रंथ 90 अध्यायों में विभाजित है। इस ग्रंथ को लिखते समय तक हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक की मृत्यु हो चुकी थी, और साथ ही साथ इस ग्रंथ में हमको दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण का भी विशेष रूप उल्लेख देखने को मिलता है। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था, ये आप जानते होंगे। फिरोज तुगलक के रचनात्मक कार्यों का विवरण हमको इस ग्रंथ शम्स ए सिराज अफीफ के ग्रंथ में देखने को मिलता है। फिरोज तुगलक ने कितने रचनात्मक कार्य किए थे, बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए थे, और इसीलिए उसे उदार शासक भी कहा जाता है। उन्होंने नहरों का निर्माण कराया, बाग लगवाए, शाही टकसाल बनवाए थे। उन्होंने युद्ध पड़ाव के समय सैनिकों के लिए उचित रसद की मात्रा मिले, उनको भोजन मिले, इसकी भी व्यवस्था की थी। वे उस काल में जो उत्सव होते थे, इसका भी वर्णन तारिक ए फिरोज शाही में हमको देखने को मिलता है। तुगलक काल के जो राजस्व प्रबंध थे, प्रशासन में जो भ्रष्टाचार थे, तैमूर की जो लूट थी, इन सारे घटनाओं की जानकारी हमको इस ग्रंथ से मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शम्स ए सिराज अफीफ की तारिक ए फिरोज शाही में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है। आगे है फतुआत ए फिरोज शाही। यह सुल्तान फिरोज शाही की आत्मकथा है। अपने आत्मकथा में सुल्तान फिरोज शाह ने सुल्तान की नीतियों का वर्णन किया है। सुल्तान फिरोज शाह अपने शासन की घटनाओं का विशेष उल्लेख अपने आत्मकथा में नहीं किया है, लेकिन अपने आत्मकथा में वो तत्कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में, शासन प्रबंध और सार्वजनिक जीवन के बारे में, सार्वजनिक निर्माण के बारे में वर्णन किया हुआ है। आगे ग्रंथ है किताब उल रहला, और इसके रचनाकार है इब्न बतूता। इब्न बतूता एक विदेशी यात्री था, मोरक्को का रहने वाला था। वो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था। मोहम्मद बिन तुगलक उनके कार्य से इतना प्रभावित रहा कि उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। वास्तव में इब्न बतूता द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ रहला, इसमें तुगलक वंश के राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त इब्न बतूता ने भारत के भूगोल के बारे में भी लिखा है। तो इस प्रकार से तत्कालीन सामाजिक परिवेश और राजनीतिक परिवेश के बारे में हमको किताब उल रहला से भी जानकारी प्राप्त होती है। फिर आता है बाबर नामा। बाबर नामा तुर्की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। यह भी
आत्मकथा है। इसके रचनाकार बाबर हैं। इसके 3 भाग है। पहला भाग में वो फरगना के सिंहासन पर विराजमान हुआ था, उसके बारे में वर्णन मिलता है। दूसरे भाग में हम देखते हैं कि बाबर ने किस प्रकार से हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, खानवा के मैदान में राणा सांगा को पराजित किया। इन सारे घटनाओं की जानकारी हमको उनके आत्मकथा दूसरे भाग में देखने को मिलता है। और तीसरे भाग में हमको देखने को मिलता है हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि के बारे में हमको बाबरनामा से जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है तारिक ए मुबारक शाही। इसके रचनाकार है याहिया बिन अहमद। इससे हमें सैयद वंश के शासनकाल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे ग्रंथ है हुमायूं नामा और इसके रचनाकार गुलबदन बेगम। इनके 2 भाग हैं। पहले भाग में बाबर के बारे में जानकारी दी गई है, बाबर का इतिहास है, और दूसरे भाग में हुमायूं के बारे में जानकारी मिली है कि किस प्रकार से हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ और शेरशाह से पराजित होकर दिल्ली छोड़कर फारस भाग गया था। इन सारे घटनाओं की जानकारी हमको गुलबदन बेगम के ग्रंथ हुमायूंनामा से मिलता है। आगे है अकबरनामा, जिसके रचनाकार है अबुल फजल। इससे हमको अकबर के शासनकाल के इतिहास घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। आगे है तबकात ए अकबरी और इसके रचनाकार है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद तबकात ए अकबरी में उस काल के घटनाओं की जानकारी लिखी है। आगे है मुंतखब उत तवारीख और इसके रचनाकार है अब्दुल कादिर बंदाइनी। वास्तव में अब्दुल कादिर बंदाइनी एक धर्मनिष्ठ लेखक था। वो सुन्नी धर्म का समर्थक था और अकबर ने जो उदार नीति अपनाई थी, इस अकबर की उदार नीति का वे कटु आलोचक रहे। इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ मुंतखब उत तवारीख में अकबर की काफी आलोचना किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर के शासनकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी हमको इन ग्रंथों से प्राप्त होती है। आगे है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी भी आत्मकथा है, जहांगीर की आत्मकथा है और इससे हमको राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किस प्रकार से जहांगीर और नूरजहां के बीच जो प्रेम संबंधी स्थापित हुआ और कालांतर में किस प्रकार से मुगल वंश पतन की ओर जाने लगा, कमजोर होने लगी उनकी शक्ति, इन सारे बातों की जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। आगे है पातशाहनामा और इसके रचनाकार थे अब्दुल हमीद लाहौरी। इससे हमको शाहजहां के शासनकाल के घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, शाहजहां ने के निर्माण आदि के बारे में हमको जानकारी पातशाहनामा से मिलती है। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ जिससे हम आलमगीरनामा के नाम से जानते हैं और इसके रचनाकार हैं मिर्जा मोहम्मद काजिम। इसमें औरंगजेब के शासन के पूरी घटनाओं का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। एक प्रकार से यह सरकारी इतिहास था। औरंगजेब ने इस इतिहास का लेखन करवाया था। औरंगजेब के दक्षिण विजय, जिसमें औरंगजेब की सारी घटनाओं का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त और सारे ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ हमको मध्यकाल में देखने को मिलता है और जिसका उल्लेख करना संभव नहीं है। इन सारे ग्रंथों से तत्कालीन इतिहास की हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कुछ हिंदू लोगों के भी ग्रंथ थे, जैसे पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार थे चंदबरदाई, और चंदबरदाई अपने स्वामी पृथ्वीराज का यशगान किया है। आपको पता है कि जिस प्रकार से मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लेते हैं और उसे मृत्युदंड देते हैं, तो एक अनुश्रुति है जिसके बारे में कहा जाता है कि 4 बास 24 गज अंगुली अष्ट प्रमाण
ताऊ पर सुल्तान है, मच्चू को चौहान। तो इस प्रकार से ये अपने अपने स्वामी के यशगान करते थे, इसलिए इनके द्वारा लिखा हुआ इतिहास या इनके द्वारा लिखा हुआ घटना विश्वसनीय नहीं होता। पृथ्वीराज विजय इसके लेखक जगन्नाथ थे। इनसे भी हमको तत्कालीन समय की घटनाओं के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। हम्मीर काव्यों से भी हमको घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समय की जो साहित्यिक ग्रंथ थे, इन साहित्यिक ग्रंथों से मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम देख रहे हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। तत्कालीन समय में अनेक विदेशी यात्री भारत आए, क्योंकि भारत सदैव ही आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत सदैव ही जिज्ञासा को शांत करने वाला देश रहा है। भारत की आर्थिक संपदा सदैव ही विदेशियों को आमंत्रित किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तत्कालीन समय में अनेक विदेशी यात्री आए, जैसे अलबर्नी गजनवी के समय भारत आया था, और उसके ग्रंथ तहकीक-ए-हिंद में भी हमको तत्कालीन समय के ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त राल्फ फिंच, जो एक अंग्रेजी यात्री था, वो भी भारत आया। विलियम हॉकिंस, फ्रांसिस बर्निया, मनुची, ये सभी विदेशी यात्री थे और उन्होंने जो कुछ देखा, आंखों देखी घटना का उल्लेख उन्होंने किया है। इस प्रकार से विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमको मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं पुरातात्विक सामग्री। अनेक ऐसे पुरातात्विक सामग्री जो आज भी यथास्थिति खड़े हुए हैं, इससे भी हमको तत्कालीन समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें सबसे पहला स्थान आता है अभिलेख। तत्कालीन समय में चाहे वो उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, तत्कालीन शासक अपने घटनाओं को अभिलेखों में सुरक्षित रखते थे, और ये अभिलेख हमको दक्षिण भारत में कई जगह देखने को मिले हैं। इससे इस काल के इतिहास की जानकारी हमको प्राप्त होती है। केवल हम यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास में केवल इस्लामी इतिहासकारों के घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है, ऐसी बात नहीं है। दक्षिण में इस समय भी कई हिंदू शासक थे, और ये हिंदू शासक अभिलेख करवाते थे, और इन अभिलेखों से भी हमको तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मुद्राएं तो किसी भी शासक के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण सामग्री है। किसी भी देश के इतिहास, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसकी जानकारी के लिए मुद्राएं महत्वपूर्ण होती है। तत्कालीन समय में सोने, चांदी, तांबे की मुद्राएं जारी होती थी। आपने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का अध्ययन किया, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हम देखते हैं कि किस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्का जारी कराया था। सोने के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के जारी कराए थे। तो तत्कालीन समय में जो मुद्राएं थी, जो सिक्के थे, इनसे भी हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मोहम्मद गोरी के सिक्के से एक पार्ट में लक्ष्मी की प्रतिमा है, इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। इसलिए मुद्राएं किसी भी शासक या किसी भी साम्राज्य के इतिहास को जानने में मदद करती है। स्मारक, तत्कालीन भारत में जो भी शासक थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को यादगार बनाने के लिए कई स्मारक बनाए। जैसे हम मध्यकाल की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा, ये महत्वपूर्ण रहा। इल्तुतमिश के द्वारा भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्माण करवाए थे। कालांतर में हम देखते हैं कि चाहे वो खिलजी वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे सैयद और लोदी वंश के शासक हो, सभी ने कई स्मारक बनाए थे। स्मारक के क्षेत्र में मुगल काल महत्वपूर्ण रहा। बाबर और हुमायूं तो मुगल साम्राज्य की स्थापना और उसके सुदृढ़ करने में अपना समय लगा दिए थे, लेकिन अकबर का काल भारत के इतिहास में, मध्यकाल के इतिहास में एक प्रकार से उदारता का काल रहा है। और मैं कहना चाहूंगा कि एक प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर ने सभी धर्मों के साथ जो समान नीति अपनाई थी, वो काल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। अकबर ने
आगरा में किलों का निर्माण कराया, कई महत्वपूर्ण भवन बनाए। जहांगीर के शासनकाल में भी कई भवन बने। शाहजहां तो इस क्षेत्र में बहुत ही आगे था और इसीलिए मध्यकाल के इतिहास में शाहजहां के काल को स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्ण युग माना जाता है। आगरे का ताजमहल की देख लीजिए, दिल्ली का लाल किला देख लीजिए, इन सारे भवनों का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां के बाद हम औरंगजेब का भी उल्लेख करेंगे कि औरंगजेब ने भी कई निर्माण कराए थे। तो इन सबसे हमको तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इधर हम दक्षिण में देखें तो कृष्णदेव राय, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के शासक, दक्षिण के और अन्य शासक, इनसे भी तत्कालीन निर्माण जो हुए थे इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। मुगल काल में जो चित्रकला था, इन चित्रकलाओं से भी हमको तत्कालीन समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास सामग्री की कमी नहीं रही, चाहे वो साहित्यिक सामग्री हो, चाहे पुरातात्विक सामग्री हो, चाहे वह विदेशी यात्रियों के विवरण हो। हाँ, इस काल के इतिहास को अध्ययन करने के लिए जरूर है एक पैनी दृष्टि की, अपने दृष्टिकोण को विस्तार करने की, क्योंकि इस काल के इतिहासकार कहीं न कहीं एक विशेष धर्म से जुड़े हुए थे और निश्चय ही जब धार्मिक इतिहास लिखा गया है, धर्म से ओतप्रोत होकर इतिहास लिखा गया है, तो विरोधियों को, विधर्मियों के प्रति उनका जो सोच था, उनका जो विचार था, वो निश्चित रूप से विरोधाभास रहा है। इसलिए हम इतिहास के छात्र हैं और इतिहास के छात्र होने के नाते हमारा जो कार्य है वो हंस की भांति होनी चाहिए। कहा जाता है ना, हंस दूध और पानी को अलग करता है। दूध, तो इस प्रकार से हम इतिहास के छात्र जो दूध है, जो सत्य है, उसको स्वीकार करेंगे और जो पानी है, जो असत्य है, जो किंवदंतियों पर से भरा हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं मिथ्या की पूर्णता देखने को मिलता है, उसको हमको छोड़ना है। इस प्रकार से मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए हमारे पास सामग्री की कमी नहीं है और इन्हीं सामग्रियों के आधार पर हम अपने मध्यकाल का इतिहास, या हमारे इतिहासकारों के द्वारा मध्यकाल का इतिहास लिखा गया है। तो जहां तक मेरा विचार है कि मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास सामग्री की कमी नहीं है,